देखिए बाबू, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स, ये दोनों एक दूसरे का रिलेटेड है और दोनों साथ में पढ़ना है बाबू। अगर आप किताब में देखिएगा तो देखिएगा किसी भी किताब में दोनों एक साथ दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रिलेटेड है। यह अलजेब्रा में आता है बाबू, यह टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर के आसपास आएगा। तो हम लोग जितना मैट्रिक्स पढ़े थे बाबू, उतना डिटर्मिनेंट्स मतलब ऑल मैट्रिक्स आपको स्टडी नहीं करना है डिटर्मिनेंट में। जितनी स्क्वायर मैट्रिक्स आप पढ़े ना बाबू, वो टोटल स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में पढ़ना है। और डिटर्मिनेंट्स में पढ़ना क्या है, तो जितना भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े हैं, जैसे 1/1, 2/2, 3/3, ये सब का वैल्यू फाइंड करना है डिटर्मिनेंट्स में। तो थोड़ा सा हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा आप भूल गए हो, या इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स में 4-5 चीज़ होता है बाबू। जैसे रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना, ऑर्डर का प्लेस क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हम आपका समय लेंगे, 2-4-5 मिनट, 5 मिनट देख लीजिए, उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे तो मैट्रिक्स का कुछ पार्ट्स होगा। अब हमको क्या मालूम कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा सा आपको आपके लिए यह इतना जानना जरूरी है, तो आपको तभी आप डिटर्मिनेंट्स थोड़ा आप बना सकते हैं। वैसे भी अगर आप पूरा मैट्रिक्स जानना चाहते हैं कि मैट्रिक्स चैप्टर 3 अगर आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप जाकर देख सकते हैं एक्सरसाइज वाइज पिछले 3.1, 3.2, 3.3 जितना भी है टोटल हम कंप्लीट किए हैं। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं मैट्रिक्स का। देखिए, मैट्रिक्स को बाबू ना हम लोग इस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। मैट्रिक्स को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह साइन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अलग अलग टाइप से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिखते रहते हैं। आपको ऑल पॉसिबिलिटी जानना होता है, जितने भी टाइप्स का लिखा जाता है। एक इस तरह से भी लिखा जाता है। देखिए, ये दोनों सेम ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा आपको ये इस तरह से दिख रहा है, और ये थोड़ा सा स्लैश टाइप से है। तो देखिए, ये 4 साइन से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर ही बाबू हम लोग एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है ना। वह एलिमेंट्स आपको नंबर एंड रो में रो एंड कॉलम में लिखना है बाबू, ठीक है ना। देखिए, मैट्रिक्स को हम लोग बाबू ना इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है, तो मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट चलेगा। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें जानना पड़ेगा कि मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। इसके अंदर जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे वो स्मॉल लेटर से। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या पार्टिसिपेट करेंगे ये समझ लीजिए। कह सकते हैं कि टोटल रियल नंबर, टोटल जितना आप फंक्शन पढ़े हैं, जैसे पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मतलब इमेजिन नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आप जो भी आप पढ़े हैं अभी तक नर्सरी टू 12 तक जितना भी फंक्शन जो डिफाइंड है, ऑल चीज इसके अंदर लिखा हुआ आपको मिलेगा। थीटा, अल्फा, बीटा, जितना ग्रीक वर्ड है टोटल। तो ये थोड़ा जानना जरूरी होता है कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, किस फॉर्म में रहेंगे, तो ये समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए 1, 2, 3, 4, हम का के फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर ले लिए हैं, और इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कैपिटल लेटर से। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू रो, ठीक है ना। इसको हम लोग R1 से डिनोट करते हैं। ये R1 रो से R से डिनोट करते हैं, और फर्स्ट रो है तो R1 लिखेंगे, सेकेंड रो है तो R2 लिखेंगे। कॉलम को C से डिनोट करते हैं। फर्स्ट कॉलम है तो C1, सेकेंड कॉलम में है तो C2। हम बोल रहे थे कि एक ऑर्डर भी होता है बाबू ना। ऑर्डर क्या होता है, तो इस मैट्रिक्स में बाबू जितने रो जितने कॉलम्स हैं उसको मिलाकर ही हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं है, ठीक है क्या। ऑर्डर क्या होता है, रो एंड कॉलम को मिलाकर ही हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 रो है या 2 कॉलम है, तो 2 रो और 2 कॉलम, इसी को ऑर्डर बोला जाता है बाबू। मतलब जितने रो है जितने कॉलम है ना बाबू, इसको नोट्स करके यहाँ पर लिखा जाता है। आ रहा है समझ में। रो को हम लोग M से डिनोट करते हैं और कॉलम को N से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बाबू, जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या आपस में इक्वल हो, उसी को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि ये मैट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे ये आपके पास एक और मैट्रिक्स है ABC, अल्फा, बीटा ना, कुछ भी हो सकता है।
गामा। तो ये देखिए इसमें आपके पास बताइए कितने रो हैं, तो कह सकते हैं 2 रो है। कितने कॉलम है, तो 2 कॉलम, सॉरी 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर लिखा जाता है, तो पहले रो का नंबर लिखा जाता है, फिर कॉलम का नंबर लिखा जाता है ना, ध्यान में रखना है। पहले बताइए, जल्दी से बोलिए, एक बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पहले रो का नंबर लिखा जाता है, फिर कॉलम्स का नंबर लिखा जाता है। ये जो आपके पास एलिमेंट्स है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स है। इसको रीड क्या करते हैं, 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, इसको बोलेंगे 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ये इंटू ना पढ़ेंगे, ध्यान रखना है, इसको 2 × 3 नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं 2/3, ऐसे लिख सकते हैं 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलेंगे। समझ में आ रहा है। अब ये देखिए इसका रो एंड कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम लोग को इसके बारे में डिटर्मिनेंट्स में नहीं पढ़ना, यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये जो रो एंड कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, इसी को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये चीज आपको डिटर्मिनेंट्स में स्टडी नहीं करना है। तो क्या स्टडी करना है, तो 1 by 1 मतलब जिसमें रो एंड कॉलम आपस में इक्वल हो, बस उसी को स्टडी करना है। तो इसमें भी आपको 4/4 5/5 का नहीं, आपको 3 टाइप का ही मैट्रिक्स मिलेगा ना, आपको डिटर्मिनेंट में स्टडी करने के लिए 1/1 2/2 और 3/3, बस यही आपको 3 मिलेगा। ऐसा नहीं कि 4/4 का डिटर्मिनेंट नहीं हम लोग बना सकते हैं। जो बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है यहाँ खुद से भी बना सकता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है नहीं, कहीं नहीं मिलेगा आपको कोई भी प्राइवेट किताब में। बस आर डी शर्मा का किताब अगर निकालिएगा तो उसमें 1-2 जगह 4/4 का वैल्यू निकालना सिखाया है। बाकी अगर आप 3/3 का भी सीख गए तो 4/4 का आप खुद से बना सकते हैं, आपको आर डी शर्मा पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट बना है, ठीक है ना। तो जितना मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स 1/1 2/2 3/3, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स में पढ़ना क्या है बाबू। आपके बोर्ड एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या क्या टॉपिक है। मान लीजिए जब अभी आप क्वेश्चन बनाने लगे, किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको टॉपिक आना चाहिए। जैसे मान लीजिए चैप्टर 4 स्टार्ट किए, या मान लिया आप पढ़ लिए, आपसे कोई पूछ ही दिया कि बताइए क्या क्या टॉपिक है आपके चैप्टर 4 में, तो टॉपिक नहीं मालूम रहेगा ना, तो आप क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। इसलिए आप टॉपिक पहले याद रखें। तो मान लीजिए कि आपसे कोई कह दिया है कि चलना है, तो आप पूछेगा नहीं कि कहाँ चलना है। मान लिया आप घर जाना है, मार्केट जाना है, फील्ड में जाना है, कहीं खेलने जाना है, घूमने जाना है ना। तो इसलिए पहले आपको जानना चाहिए कि चैप्टर 4 में टॉपिक क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें टोटल आपको 6 एक्सरसाइज मिलेगा, 4.1 4.2 ये सब एक्सरसाइज आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। जो नया वाला किताब अपडेट किया है और नया सीबीएसई जो रिड्यूस किया है, वो बिहार बोर्ड में आ गया हुआ, तो उसमें यह एक्सरसाइज जो है इसको डिलीट कर दिया है। अब बताइए, सब कोई अपना अपना बारे में ही सोच रहा है, बच्चों के बारे में सही में कोई सोच नहीं रहा है। बताइए अभी इलेक्शन आया है, गवर्नमेंट कितना लोगों को पैसा दे रहा है, क्यों? सीट के लिए बस, बाकी किसी को कुछ मालूम नहीं है। बस इलेक्शन बीत गया, काम खत्म, बस आप पब्लिक कहाँ है, नेता लोग कहाँ हैं, कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा भी मतलब नहीं है कौन कहाँ पर है। देखिए इतना एजुकेशन मिनिस्टर जो है, इतना गधा गधा सब है कि बताइए, यह हम बात कर रहे हैं ये ओल्ड किताब में टोटल कोविड से पहले अभी कोविड तक ये सब पढ़ना था, इतना एक्सरसाइज। कोविड के बाद सिलेबस को थोड़ा आसान कर दिया है, तो आसान करने के लिए क्या किया है वह देखते रहिएगा, थोड़ा सा आपको भी अजीब लगेगा। 4.2 जो है एक्सरसाइज हटा दिया है, ठीक है, 4.2 हटा दिया है, ठीक है। अब इसको हटा दिया है, हो गया 4 साल से, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन दे रहा है। सोचिए जो नया किताब आया है, जो नया सिलेबस आया है आपका, उसमें से इसमें पढ़ना है ना बाबू आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये चीज हटा दिया है, लेकिन एग्जाम में दे रहा है। सोचिए सीबीएसई की बात नहीं करें, बीएसवी की बात करें, सीबीएसई में नहीं दे रहा है, और उसका देखा देखी बीएसवी हटाया है, और सब हिंदी मीडियम वाला भी किताब में 4.2 हटा दिया है, और इंग्लिश मीडियम तो हटाया ही है। तो वो सब बच्चे स्टडी करें वहीं उसी को लेकर,
हम लोग को कहना पड़ रहा है कि आप ओल्ड किताब से यहाँ स्टडी करिए, क्योंकि ये जो चेंज किया है आपके लायक है नहीं, कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि ये चीज देखिए ऐसा सब बहुत सारा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चैप्टर में, ऐसा ऐसा बहुत सारा एक्सरसाइज में से काम किया। जैसे यह देखिए 3.4 एक्सरसाइज, ये नया वाला जो अपडेट किया इसमें से हटा दिया है, लेकिन इसका एक 18 नंबर ऑब्जेक्टिव है वह रखा है बाबू, ठीक है ना। सोचिए अब यह पूरा एक्सरसाइज हटा दिया उसका टॉपिक, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव के लिए एक एक्सरसाइज 3.4 बनाया है और उसमें यही 18 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको इसमें इंक्लूड किया है। तो अब सोचिए एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक्सरसाइज बनाया है छोटा सा, सोच रहे हैं ना आप। अब प्लस में मान लीजिए इसी का टॉपिक के बेस पे है, अब बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। अब इसमें क्या था, जब हटाए तो पूरा हटा देना चाहिए। जैसे लग रहा है ना कि सिलेबस को ऐसे रिड्यूस किया है, छोटा बच्चा को जिसका पोटा बह रहा है, रो रहा है, गा रहा है, उसको बोला है कि चुप रहो चलो, ऐसे एक किताब दे दिया यही एनसीईआरटी आपका 12 क्लास का। अब बोला कि लो ऐसे ऐसे पलाटो, ठीक है ना, ऐसे ऐसे पलाटा, जिस पर उसका लार पोटा जो भी उस जिस पेज पे चू गया ना उसको डिलीट कर दिया। समझ में आ रहा है ना, जिस पर चू गया जितना में चूहा है उसी को डिलीट किया है। समझिए 3.4 का 1 से 17 पर उसका नेटा पोटा सब चू गया था, इसलिए उसको हटा दिया। इस पर नहीं चुआ था तो इसको रख लिया। सोचिए हटाया तो ठीक है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है हटाया तो, लेकिन जो अभी न्यू एग्जाम चल रहा है, एग्जाम का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, इसमें से भी तो हटा देना चाहिए ना। ये क्यों दे रहा है, बच्चे परेशान है, मार्केट में किताब भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब सब कोई नया नया किताब ला दिया है, पुराना वाला किताब हट गया है। बच्चे कहीं से उपाय करके या हम लोग अपने से बोल रहे हैं कि चलिए आपके पास किताब नहीं, किताब में क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ से लिख लीजिए। सोचिए मोबाइल में जो भी सोशल मीडिया है सब कोई अपडेट कर दिया है, लेकिन इस पर किसी को ध्यान नहीं है। इलेक्शन आया है तो पब्लिक को पूरा याद है, ऐसा लग रहा है कि घर में बुलाकर 4-5 बीघा आपके नाम पे लिख देगा वो सब छोटा, और जब जीत जाएगा तो समझ लीजिए क्या करेगा, आपसे 4-5 बीघा ले लेगा उसके बदले में। यही सब तो हाल है। तो देखिए हम लोग को ये जो सिलेबस हम लिखे हैं ये पूरा आपके आने वाला है, बीएसवी बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, समझ में आ रहा है ना। और सीबीएसई से भले हटा दिया है, लेकिन वो हटाया तो चालाकी भी किया है, एग्जाम में दे भी नहीं रहे। अब बिहार बोर्ड हटाया भी है और दे भी रहा है। सोचिए जैसा लग रहा है कि सिलेबस चेंज करके भूल गया है, उसको मतलब ही नहीं क्या हुआ है, बस देखा देखी। सीबीएसई चेंज किया है तो हम भी चेंज करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं वापस, ये सब छोटन को कुछ नहीं हो सकता है। वजह क्या है, सेंटर में एजुकेशन लोग ही नहीं है। सब कौन है, अब समझ रहे हैं कौन कौन है, बिना मतलब बिना पढ़े लिखा, सब जिसको कुछ आता नहीं है। बस ये नहीं चलाने आना चाहिए, ये चलाने आ रहा है तो आप अच्छा नहीं बन सकते हैं, ये चलाने आना चाहिए आप अच्छा बन सकते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। सब जितना नेता है सब छोटा है, वही लायक है ही सब। चलिए बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में कुछ है नहीं। जिस देश में शिक्षा नहीं है वह देश कहाँ जाएगा आप समझ सकते हैं। जिस देश में शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा है वह देश धीरे धीरे डाउन में आ रहा है। इस बात को समझिए, अगर आपको एक लेवल पे जाना है, सबसे अच्छा करना है, तो आपको पहले शिक्षा पे फोकस करना पड़ेगा। एक और चीज ये जानता है नेता सब कि शिक्षा पे फोकस करेंगे तो ये सब जितना जानता है सब 2 रुपया 5 रुपया, देखिए 10-10 रुपया आ रहा है अकाउंट में आजकल, ये सब इसी पे है। हम लोग के कहाँ है, 10,000 रुपया फेंक दिए, अब क्या एकदम बिटोरने में लगे हैं, जाए तो आए तो 200,000 आवो तो ना आवे तो मतलब नहीं खे उसका महत्व, वो कितना आपसे लेगा, आपका कितना उससे लॉस है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बस ये मतलब है कि चलिए 10,000 तो आ गया ना, जो होगा सो देखा जाएगा, बस आज का जीविका चल जाए, कल के बारे में नहीं सोचना है। समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा सा आप सुधरिए, आप सीखिए, आप समझदार बनिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये सब कभी नहीं चाहेगा कि आप और आपके बाल बच्चा सब पढ़ा लिखा हो, ये सब सोचेगा कि आप मेरे इशारा पे आप लोग नाचते रहे बस। चलिए वैसे आप लोगों को कितना भी मोटिवेट कर दिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, समझिए आप लोग। चलिए समझिए 4.1, 5 को और भूख लगा है, 5 रोटी खाने को मन कर रहा है, आप आधा रोटी खाइए, लेकिन अपने घर के बच्चों को शिक्षित बनाइए, शिक्षा दीजिए उन लोगों को, ठीक है ना। ये जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, इस पर फोकस करिए। कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में आप पढ़ाइए, तब जाकर वो अपने हक के लिए लड़ेगा, नहीं तो उसका हक छीन लेगा सब 10-10 हजार 5-5 हजार रुपया देकर। चलिए समझिए, प्रोटेस्ट करते करते पूरा जिंदगी बीत जाएगा बच्चों का, सर्विस कुछ नहीं होगा, सक्सेस कुछ नहीं होगा। देखिए
4.1 में हम लोग को पढ़ना है, मतलब ये टोटल वो 6 एक्सरसाइज है। इसमें टोटल हम लोग को जो जो टॉपिक पढ़ना है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। देखिए हम लोग को पहले पढ़ना है, पहला टॉपिक ये है डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हम लोग को इसमें पढ़ना है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, पहला टॉपिक ये है, ठीक है ना। पहला हम लोग को ये पढ़ना है। दूसरा टॉपिक ये है, देखिए दूसरा टॉपिक ये है प्रॉपर्टीज, जो बोल रहे थे कि सिलेबस से डिलीट कर दिया है लेकिन आपको स्टडी करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। ये देखिए ये पढ़ना है आपको 4.1 में, ये पढ़ना है आपको 4.2 में। तीसरा देखिए बाबू, इसमें पढ़ना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। 4 नंबर में आपको पढ़ना है मतलब चौथा टॉपिक है एडजॉइंट, सॉरी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। पांचवा पढ़ना है आपको, ये सब हम बताएंगे, अभी थोड़ा सा आप टॉपिक याद रखिए कि आपके चैप्टर 4 में सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है बाबू आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेज, ठीक है ना। देखिए आपको लगेगा कि सर ये तो डिटर्मिनेंट्स है, ये तो मैट्रिसेज कहाँ से आ गया, तो ये मैट्रिसेज में ही पॉसिबल है। ये पढ़ना है आपको 4.5 में, माइनस कोफैक्टर 4.4 में। एक और देखिए 6 नंबर, 6 नंबर है आपके पास, इसमें पढ़ना है आपको एप्लीकेशन पढ़ना है बाबू, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। देखिए आप कितना भी एक्सरसाइज बना लीजिए, अगर आपको टॉपिक नहीं याद है तो आप कुछ दिन समय के बाद वह सब कुछ भूलने वाले हैं। तो देखिए आपको डिटर्मिनेंट्स में टोटल 6 टॉपिक पढ़ना है, टोटल 6 एक्सरसाइज, मतलब कह सकते हैं ईच एक्सरसाइज में ईच टॉपिक का प्रयोग होगा। पहला वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिटर्मिनेंट्स जो पढ़ेंगे हम लोग 1 by 1 का, 2 by 2 का, 3 by 3 का, उसमें आपको उसका वैल्यू फाइंड करना होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ मैट्रिक्स। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी 2 टाइप्स का पढ़े हैं हम लोग बहुत पहले, बेसिक क्लासेस जो 10 से पहले था, 1 by 2 बेस इंटू हाइट। जब थोड़ा सा क्लास 10th में गए तब आपका सिलेबस वो भी हटाइए दिया था, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि आप 11 में तो पढ़ चुके हैं। 1 by 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2, ये पढ़े हम लोग क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और 11th में भी। लेकिन यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एक और टाइप से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग सीखेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर। ये सब अभी थोड़ा बताएंगे, ज्यादा समय लग जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा टॉपिक समझ लेते हैं, माइनस एंड कोफैक्टर। माइनस क्या होता है, तो माइनस कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स को अगर तोड़ेंगे तो उसमें से जो छोटा छोटा डिटर्मिनेंट्स निकलेगा, जैसे एक बड़ा डिटर्मिनेंट्स ले लीजिए, उसका रो एंड कॉलम डिलीट करेंगे, जो बच जाएगा एलिमेंट्स उसको अगेन डिटर्मिनेंट में बंद करेंगे, उसी को माइनर्स बोलते हैं। एडजॉइंट और इनवर्स आपको पढ़ना है, और फिर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, की डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का यूज क्या है ये पढ़ना सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये था आपके पास टॉपिक ना, क्या क्या पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स में। अब चलिए एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, आज हम लोग स्टडी करेंगे ओनली वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये सब अलग अलग एक्सरसाइज में, क्योंकि 6 एक्सरसाइज है ना, अलग अलग वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि पूरा बड़ा वीडियो हो जाएगा। और जब 1 शॉट में आएगा तो 1 शॉट में सबको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये देखिए, सॉरी, ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ना, ये जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स है ये आपको 4.6 में मिलेगा, ठीक है।
देखो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या एक्सरसाइज 4.1 में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्सरसाइज 4.1 के लिए पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये एक्सरसाइज 4.1 के लिए स्टडी करने जा रहे हैं। क्या पढ़ना है इसमें, तो कह सकते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है। ओके, जैसे ये देखिए अब देखिए हम लोग मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैट्रिक्स को ना बाबू, मैट्रिक्स को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को इस साइन से, ये जो आपको दिख रहा है ना दो पैरेलल लाइन, इसी के अंदर आपको मैट्रिक्स का जैसे लिखते थे रो एंड कॉलम लिखा हुआ मिलेगा, तो इस साइन से डिनोट करते हैं। और डिटर्मिनेंट्स को हम लोग डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, DET से भी डिनोट करते हैं और इस तरह से भी डिनोट करते हैं। जैसे आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है बाबू, है ना, जैसे मान कर चलते हैं 2 4 6 8, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है डिटर्मिनेंट्स का, तो हम लोग दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा ये चीज। तो इसीलिए लिखा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई अल्फाबेट है तो उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए, और DETA भी लिखा जाता है। अगर यहाँ पर B रहेगा ना बाबू तो DETB लिखेंगे, ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। तो आप ये तीन टाइप से लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं, कैपिटल डेल्टा, एक और डेल्टा होता है छोटा वाला से नहीं बड़ा वाला से बड़ा डेल्टा, या DET, या इस तरह से डिटर्मिनेंट का फॉर्म में। DET मतलब देखिए शॉर्ट फॉर्म लिया जा रहा है डिटर्मिनेंट्स का, समझ में आ रहा है। तो कह सकते हैं इस सब से आप डिटर्मिनेंट को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रहेगा, देखिए इस तरह से, ये 2x2 का है ना, ये इसी तरह से यह देखिए यह 1x1 का है, इसमें लिखा नहीं जाता है बाबू। जैसे यहाँ पर ये 2x2 का है तो हम लोग मैट्रिक्स में लिखते थे कि हाँ ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है, 1 2x2 का मैट्रिक्स है, तो नहीं लिखा जाएगा इसमें डिटर्मिनेंट में, ठीक है ना। क्या लिखा जाएगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं n इक्वल टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसको लिखेंगे हम लोग क्या, n इक्वल 1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, समझ में आ रहा है। या देखिए इसको जैसे 3x3 का 1 2 3, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर भी हो सकता है, शुरू में हम बताए कि कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है क्या। या देखिए इसको लिखा जाएगा कि n इक्वल 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, समझ में आ रहा है। तो आपको यही तीन टाइप का डिटर्मिनेंट मिलेगा, मैट्रिक्स नहीं n इक्वल 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिखेंगे, थोड़ा सा आदत हो गया है, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दोनों एक ही में मिक्स है ना, इसलिए समझ में आ रहा है आपको। तो आपको डिटर्मिनेंट में आपको यही तीन ही ऑर्डर पढ़ना है, 2x2 ऑर्डर, मतलब n इक्वल टू 1x1 ऑर्डर, n इक्वल 1, ऐसा नहीं कि 2x2 लिख नहीं सकते हैं, 2x2 ऑर्डर लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर शो नहीं करेंगे, तो 2x2 भी लिख सकते हैं, n इक्वल 2 भी लिख सकते हैं। n इक्वल 2 मालूम है क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का नंबर इक्वल है रो एंड कॉलम को। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको यहाँ पर भी रो ही बोलेंगे, R1 इसको बोलेंगे, R2 सेकेंड रो, इसको फर्स्ट कॉलम, इसको सेकेंड कॉलम, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इसमें देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, समझ में आ रहा है। तो जो आप मैट्रिक्स में जैसा स्टडी किए थे रो एंड कॉलम, इसमें भी वही स्टडी करना है, बस उसमें बहुत सारा मैट्रिक्स पढ़ना था, इसमें आपको 3 ही मैट्रिक्स पढ़ना है ना। इसमें सिर्फ 3 ही नहीं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी सिर्फ 3 मैट्रिक्स, कौन कौन, 2x2, 1x1 और 3x3। अब इसी सब का हम लोग वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं कि मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए, साइन अ स्कीम बाबू ना। तो हम लोग इसमें पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इन 2x2 ऑर्डर, 2x2 ऑर्डर का पढ़ लेते हैं, क्योंकि चलिए 1x1 का पढ़ा जाए, 3 है ना बाबू, तो 1x1 का पढ़ लिया जाए। ओके, 1x1 ऑर्डर का, ठीक है। देखिए 1x1 ऑर्डर, जैसे आपको एक आप ले लीजिए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ले लिए 1x1 का है ना,
इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला जाए। तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो ये मैट्रिक्स है ना वो, तो डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा। और जब 1/1 का डिटर्मिनेंट है ना वो, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 2 ही लिख देंगे। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? चलिए एक और लिया जाए। जैसे आपके पास बी कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान कर चलते हैं कि -5 है, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है, इसके डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करना है। समझ में आ रहा है ना? तो आप इसको मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये जो है वहीं लिख देंगे। 1/1 का डिटर्मिनेंट जो रहेगा वही नंबर लिख देना है, ठीक है ना? 0 रहेगा तो 0 1, जो भी एनी रियल नंबर x y z कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा मैट्रिक्स के बाद ही डिटर्मिनेंट मिलेगा, आपको डायरेक्ट भी डिटर्मिनेंट मिल सकता है। हम तो मान लीजिए कि मैट्रिक्स से सोच रहे हैं कि आपको मैट्रिक्स से ही जुड़ा है, अलग नहीं है ये, तो अदरवाइज आपको ऐसे मिल सकता है डायरेक्ट। इसका वैल्यू क्या होगा तो लिख सकते हैं डेल्टा, ये डेल्टा है, डेल्टा इक्वल सिर्फ 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर यही डेल्टा इक्वल मान कर चलते हैं कि साइन थीटा है, ये एक और चाहिए मॉडुलस जैसा दिख रहा है बाबू, ये मॉडुलस नहीं है ना, मॉडुलस भी ऐसे ही रहता है, इसमें से जो भी माइनस रहता था प्लस निकलता था, ये मॉडुलस नहीं है, ध्यान रखना है, उसके जैसा दिख रहा है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। तो ये 1/1 का जो रहेगा वही फाइन हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस, ठीक है ना? तो हमको लग रहा है कि अब आप 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ये सब, इसका ये वैल्यू फाइंड हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास है x² - 2x, ये 1/1 का है, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा जल्दी में बना दे रहा हूँ, ऐसा आप सुंदर से बनाया करें। देखिए इसका वैल्यू, चलिए अब इसी तरह से हम लोग सीख लेते हैं इन 2/2 ऑर्डर। तो 2/2 ऑर्डर का जानने के लिए ना बाबू आपको पहले साइन स्कीम आना चाहिए, ठीक है ना? तो साइन स्कीम है 2/2 का और 3/3 का, क्या होता है पहले समझ लेते हैं। तो चलिए पहले 2/2 का समझते हैं। तो देखिए साइन स्कीम, साइन स्कीम मतलब समझ में आ रहा है ना कि जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स 2/2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसको एक्सपेंड करेंगे बाबू ना, तो जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें ये चिन्ह का काम पड़ेगा। तो बताइए साइन का काम पड़ेगा, तो बताइए 2/2 ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं, तो चारों का साइन क्या होता है ना, तो देखिए ये देखिए ये प्लस अल्टरनेट चला दीजिए। आप डिटर्मिनेंट का साइन याद नहीं करना है, पहले आप शुरू में प्लस लिखिए, हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है। आपको मालूम है कि 2/2 में 2 रो होता है, 2 कॉलम होता है, टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए प्लस माइनस माइनस और प्लस, ठीक है क्या? देखिए ये 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स में 2/2 ऑर्डर में हम लोग डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। कह सकते हैं कि फर्स्ट जो एलिमेंट होता है प्लस होता है, सेकेंड माइनस, फिर ये थर्ड माइनस, फोर्थ प्लस होता है। और देखा जाए तो इसी तरह से 3/3 का भी आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जितना बाई भी जितना का कहेगा आप लिख सकते हैं, जितना बाई जितना का मतलब 3/3, 4/4, 5/5। तो देखिए 3/3 का अगर हम लोग लिख रहे हैं तो 3/3 में कितने रो है, कितने कॉलम है? 3 रो है, 3 कॉलम है, कितने एलिमेंट्स है? 9। तो देखिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये देखिए ये 3/3 का हो गया। अगर आप चाहें तो 4/4 का भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं। प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट चला देना है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस और प्लस। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ठीक, तो ये चीज रटना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है। चलिए अब बताइए थोड़ा सा आप, इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे, तो कोई हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान कर चलते हैं कि एक क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4, इसका वैल्यू फाइंड करना है बाबू। ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू टोटल हम लोग 4 टाइप से फाइंड कर सकते हैं, चारों से सेम आंसर आएगा, ठीक है ना? वैसे अभी चारों टाइप से फाइंड करते हैं, बाकी आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना? तो पहले एक एक करके समझते हैं। देखिए आप R1 से एक्सपेंड करके बना सकते हैं, या R2 से एक्सपेंड करके, या C1 से या C2 से, किसी एक से पहले बनाते हैं, ठीक है ना? हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिंग एलोंग R1, हम लोग R1 से एक्सपेंड करके बनाते हैं। तो आप बताइए आपको क्या करना है, R1 को ही बस देखना है बाबू, ठीक है ना? इसका वैल्यू हम लोग 4 टाइप से फाइंड कर सकते हैं, R1 से, R2 से, C1 से, C2 से, किसी एक ही से आपको करना है। एग्जाम में कभी बोलता नहीं है कि आप R1 से एक्सपेंड करें, या R2 से एक्सपेंड करें, या C1 या C2।
तो आपको लेकिन जानना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट भी देखिए, इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर दे आंसर आ जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट आंसर हो गया। आपको समझ कर पढ़ना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल में इसका वैल्यू कैसे फाइंड होता है। अभी नहीं कि कोई आपसे रटवा दे देगा, इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस लिखते हैं, इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस लिखते हैं, ये भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये जानना है तब। तो चलिए R1 से एक्सपेंड करते हैं। R1 में कौन कौन एलिमेंट्स है, 1 है और 2 है, तो 1 और 2। एक और चीज, ये चिन्ह जो दिख रहा है ना बाबू आपका साइन, ये तभी काम करता है जब एक्सपेंड करते हैं। जिस एलिमेंट को पकड़ते हैं ना उसके लिए बस ये काम करता है, बाकी एलिमेंट्स के लिए काम नहीं करेगा। तभी हम लोग किसको पकड़ने वाले हैं, R1 को। R1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है और 2 है, तो 1 को पकड़ेंगे, तो बताइए 1 को पकड़ेंगे ना, तो 1 जिस रो में है जिस कॉलम में वो डिलीट हो जाएगा, उसको डिलीट कर देना है। इसी को बोलते हैं हम लोग माइनर्स बाबू। जिस एलिमेंट को पकड़ते हैं वो जिस रो में है जिस कॉलम में, उसको डिलीट कर दीजिए। देखिए डिलीट हो गया कि नहीं, जो बच गया ना बाबू इसी को हम लोग माइनस बोलते हैं। तो 1 को पकड़ने तो 1 का माइनस 4 होगा। अगर 2 का अगर कहा जाए माइनस क्या होगा, तो 2 जिस कॉलम में जिस रो में वो डिलीट हो जाएगा। देखिए 2 का माइनस 3, ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ना, 4.4 में, ये 4.5 में मिलने वाला है। फिर से देखा जाए, अगर 3 का कोई पूछेगा माइनस, अभी समझ सकते हैं माइनस हार्ड नहीं है, माइनस आसान है। 3 का माइनस, आपको इतना समझ लेना है कि माइनस जो होता है, माइनस जो होता है रो एंड कॉलम को डिलीट करने से बनता है। समझ में आ रहा है ना। तो एक और चीज, जितने एलिमेंट्स ना बाबू उतने माइनस होते हैं। तो बताइए कितने एलिमेंट्स है टोटल, 4 एलिमेंट्स है, 4 को माइनस होगा। तो 1 का माइनस क्या होगा, ये जिस रो में जिस कॉलम में वो डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 4। 2 का माइनस, तो 2 जिस कॉलम में जिस रो में वो डिलीट हो जाएगा, 3। 3 का माइनस, 3 जिस रो में जिस कॉलम में वो डिलीट हो जाएगा, देखिए 2। 4 का माइनस, 4 जिस कॉलम में जिस रो में डिलीट हो जाएगा, 1। तो उसी तरह से हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्सपेंडिंग एलोंग R1 से एक्सपेंड करें तो 1 का माइनस क्या होगा बताइए, तो 1 का माइनस 4 होगा। और 1 को पकड़ रहे हैं आप, 4 को नहीं पकड़ रहे हैं, 1 को, तो 1 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस तो छुप गया और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर R1 में आप बताइए कौन सा है, 2 है ना, तो 2 का चिन्ह क्या है बताइए, माइनस। 2 को पकड़ेंगे, 2 का माइनस क्या होगा, तो 2 का रो एंड कॉलम डिलीट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3। 3 का चिन्ह क्या है, माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप 2 को पकड़ के एक्सपेंड कर रहे हैं कि 3 को, 2 को, क्योंकि R1 को पकड़ना है, तो R1 में 1 और 2 है, 3 थोड़े है, इसे 2 को पकड़ना है। जिसको पकड़ेंगे उसके लिए ये बस चिन्ह काम करेगा, बाकी के लिए काम नहीं करेगा, आप ध्यान रहे, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 ये 6, कितना आ जाएगा -2। तो इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हो जाएगा -2, ठीक है ना। चलिए अगर देखा जाए तो इसका रिजल्ट ऐसे भी आ सकता था, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 4 प्लस लिखा जाता है, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लिखेंगे, 2 × 3, देखिए 4 - 6 = -2। तो ये शॉर्टकट हो गया, डायरेक्ट हो गया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग समझने का तरीका असली ये है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर बढ़िया कर सकते हैं, नहीं तो ये तो डायरेक्ट आप रट रहे हैं, आपको नंबर से मतलब है, सीखने से मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इस सबको हटा दें, हम थोड़ा जगह नहीं मिल रहा है। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल, या इसी को अभी हम लोग किससे एक्सपेंड किया बताइए, R1 से। चलिए R2 से एक्सपेंड करते हैं, लिख सकते हैं शॉर्टकट में, लिख सकते हैं फ्रॉम R2। बताइए R2 में कौन कौन एलिमेंट्स है, बस R2 से एक्सपेंड करना है आपको, ठीक है ना। R1 से करिए, R2 से, या C1 या C2 से, आंसर सेम आएगा, ठीक है। बताइए R2 में कौन है, 3 और 4 है, चिन्ह क्या था, प्लस माइनस माइनस प्लस, चिन्ह ध्यान में रखना है ना। तो R2 में पहले क्या आएगा, देखिए R2 से एक्सपेंड कर रहे हैं ना बाबू, तो 3 आएगा, 3 का चिन्ह क्या है, माइनस। 3 का माइनस क्या है, तो 3 जिस रो में जिस कॉलम में डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताइए R2 में अब कौन है, 4 है, 4 का चिन्ह क्या है बताइए, 4 का चिन्ह प्लस, और 4 का माइनस क्या है, 1, इसे मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए -6 + 4 कितना आ गया, -2। इसी तरह से लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम C1। चलिए कॉलम से करते हैं, फर्स्ट कॉलम से। देखिए कॉलम, फर्स्ट कॉलम में कौन कौन है, 1 और 3। 1 को पकड़िए, 1 का चिन्ह क्या है, वो प्लस है, प्लस छुप गया। 1 का माइनस क्या होगा, देखिए 1 जो जिस रो में जिस कॉलम में डिलीट हो जाएगा, 4। अब बताइए अब C1 में अब कौन है, 3 है, 3 को पकड़िए, 3 को पकड़ रहे हैं, उसका चिन्ह क्या है, जिस एलिमेंट को पकड़ेंगे उसके लिए बस काम करेगा, जिस एलिमेंट को पकड़ के एक्सपेंड करेंगे, डेट्स क्लियर। चलिए 3 का ये रो है, ये कॉलम है, डिलीट, क्या बचेगा 2। देखिए ये सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, 4 - 6 कितना आ गया, -2। चलिए एक और है क्या, फ्रॉम C2 से करते हैं। C2 में कौन कौन एलिमेंट्स बताइए, 2 और 4। तो 2 को पकड़ेंगे, 2 का चिन्ह माइनस, और 2 का माइनस क्या होगा, 3।
4 को पकड़िए, 4 का चिन्ह क्या है, प्लस है ना, इसलिए प्लस लिखे हैं। 4 का माइनस क्या होगा, 1, यह हो जाएगा -6 + 4 कितना, -2। फिर से बताएं कि समझ में आ गया। जितने रो जितने कॉलम है उतने टाइप से एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 गो रो है, 2 गो कॉलम है, तो टोटल 4 टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं। चारों से देखिए सेम आंसर आ रहा है। और ये चिन्ह, ये साइन कब काम करेगा, जब एलिमेंट्स को पकड़ेंगे उसके लिए काम करेगा, बाकी के लिए काम नहीं करेगा। चलिए और भी 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे समझ में आ गया। इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस लिखते हैं, इसमें करते हैं तो माइनस, ठीक है क्या। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बस इतना समझ गए ना, मतलब ये वैल्यू फाइंड करना है। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। अगर ये नहीं समझे तो फिर आपको पूरा चैप्टर आगे भी जब 4.2, 3 बनाएंगे तो यही सबका तो और काम है। ऐसा नहीं कि अब आगे पढ़ेंगे तो इसका काम नहीं है, इसका भी काम है, इसलिए आपको ये जानना पहले जरूरी है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि डेल्टा बराबर है आपके पास -2, -5 और 4, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है क्या। चलिए कुछ भी हो सकता है, ऐसे हम अपने मन से लिख रहे हैं। देखिए इसका एक्सपेंडिंग करना है, पहले इसका डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप चाहें तो। कैसे, इसमें से मल्टीप्लाई करिए, -2 × 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लिखेंगे, तो बताइए 3 या -5, समझ में आ रहा है। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस लिखते हैं, अगर पहले से ही माइनस है तो माइनस तो लिखेंगे ना। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लिखते हैं, लेकिन पहले से माइनस है तो भी लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं -2, अब पहुंचते हैं 15, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा यार 13। तो इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कितना आ गया, 13, ठीक है क्या। चलिए मान के चलते हैं कि आपके पास है 5, 1, 4 और 0, ठीक है ना। चलिए इसे मल्टीप्लाई करिए तो प्लस लिखते हैं, प्लस छुप गया। इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लिखते हैं, पहले से ये माइनस है ना, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये रिजल्ट आ गया 4, समझ में आ रहा है ना। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 5 में 0 से मल्टीप्लाई 0, और ये माइनस है, पहले से माइनस होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ गया, ठीक है क्या। तो ये 2/2 को आप डायरेक्ट भी और एक्सपेंड करके भी बना सकते हैं। चलिए एक और देख लिया जाए एग्जाम्पल। जैसे मान कर चलते हैं कि आपके पास x -3, 5x और 4 आ गया, इसका सॉल्व करना है। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई करें, प्लस लिखते हैं, इसमें करेंगे तो माइनस, पहले से माइनस है तो +x हो जाएगा, 4 को x, 15 को x, को x हो जाएगा 19x, है ना। चलिए एक और देखा जाए, x 2, 4, 5 इक्वल में 2, 3 ना, -1 और मान के चलते हैं कि यहाँ पर है 6x। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x, इसमें करेंगे तो माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, इसमें करेंगे तो माइनस, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है क्या। ये हो जाएगा 5x माइनस में 12x 3, ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, 12x में से 5x घट जाएगा, कितना हो जाएगा 7x, 8 3 11, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11/-7। अब माइनस को यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं। कुछ समझ में हम क्या करें, मतलब 2/2 का डिटरमिनेंट्स दे देगा तो उसमें x y का ऐसे वैल्यू भी कह देगा फाइंड करने के लिए, तो हम लोग कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप से है, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, इसमें करेंगे तो माइनस, इसमें मल्टीप्लाई प्लस, इसमें करेंगे तो माइनस, माइनस माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, ठीक है क्या। तो देखिए ठीक है ना, इधर आ गया तो माइनस, माइनस तो प्लस, 8 3 11, इसमें से कटेगा तो 7, x का वैल्यू, ठीक है क्या इतना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। यह देखिए साइन थीटा कॉस थीटा देखिए यहाँ पर कह रहे हैं हम लोग से x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो इसमें सब मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें मल्टीप्लाई करिए 3x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x होगा ना। अब बताइए इसको इधर ला दीजिए, इसको उधर लेकर चले जाइए, तो हम लोग को मालूम है कि साइन स्क्वायर, ये माइनस है इधर तो प्लस हो जाएगा ना, हम लोग को मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर कितना हो जाता है 1, ये हो जाएगा -8x
ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 3x। अब बताइए जल्दी से, इसका फॉर्मूला 1 हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो माइनस 5x, x का वैल्यू आ गया माइनस 1/5। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का दे सकता है, ठीक है ना। चलिए ये तो था 2/2 का एक्सपेंडिंग वैल्यू फाइंड करना। चलिए अब 3/3 का सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं क्या, इन 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। चलिए 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट देखते हैं। इसका भी साइन स्कीम देख लिया जाए। अभी हम बताए भी थे साइन स्कीम। साइन स्कीम इसका हो जाएगा डेल्टा ई को लिख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। 3/3 में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे बताइए, 9। कितने रो कितने कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। तो देखिए 3 गो रो हो गया और 3 गो कॉलम हो गया। चलिए कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, डेल्टा इक्वल, ये मैट्रिक्स में भी हो सकता है, ऐसा कोई जो नहीं है, मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में आप चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए यहाँ देख लेते हैं ना, बन जाएगा। इसको बताइए कितने टाइप से एक्सपेंड करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टोटल 6 टाइप से। जितने रो है ना बाबू और जितने कॉलम है ना उतने टाइप से। तो देखिए R1 R2 R3 3 गो हो गया, C1 C2 C3। टोटल 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, तो टोटल 6 हो रहा है। 6 टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं, सबसे सेम आंसर आएगा। आपको जानना जरूरी है एक्सपेंड करके, ठीक है ना। अगर देखिए एक और चीज, एग्जाम में बस ये दे दिया कि इसको सॉल्व करें, तो आप 6 में से किसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, आपका मन, ठीक है ना। लेकिन अगर एग्जाम में बोल दे कि नहीं आप R3 से एक्सपेंड करिए, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि 6 से कैसे एक्सपेंड होता है। तो अगर आप 1 से भी बढ़िया से समझ गए तो 6 से आप एक्सपेंड करना सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बना रहे हैं फ्रॉम R1, या लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। चलिए R1 से बनाते हैं। बताइए R1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, समझ में आ रहा है। बताइए R1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3। इन्हीं तीनों को पकड़ के एक्सपेंड करना है और इन्हीं तीनों के लिए ये बस चिन्ह काम करेगा। एक ये प्लस माइनस प्लस, बाकी के लिए ये चिन्ह काम नहीं करेगा। जिस एलिमेंट को पकड़ के एक्सपेंडिंग करेंगे उसके लिए ही बस ये काम करने वाला है, बाकी के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो चलिए 1 को पकड़ा जाए, तो 1 का चिन्ह क्या है, 1 का चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस छुप गया। बताइए 1 का माइनस क्या है, ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में डिलीट हो जाएगा। देखिए ये जिस रो में जिस कॉलम में डिलीट हो जाएगा, जो बच रहा है उसको माइनस बोलते हैं, इसको लिख देना है 5 8 6 9। अब बताइए R1 में 1 के बाद क्या है, 2 है, 2 का चिन्ह क्या है, -2। अब 2 का माइनस, देखिए 2 जिस कॉलम में और जिस रो में वो डिलीट हो जाएगा, कुछ दिख रहा है क्या, 4 7 6 9 लिख दीजिए, 4 7 6 9। अब बताइए अब 3 R1 से कर रहे हैं ना, तो R1 में 1 2 3 है, 3 का चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस लिख दीजिए, ठीक है क्या। अब बताइए ये जिस रो में है जिस कॉलम में डिलीट कर दिया, क्या बच गया, देखिए 4 7 और 5 8। फिर से देख लिया जाए, हम लोग R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। अब चाहे तो R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से, किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। हम R1 से कर रहे हैं, तो R1 में कौन कौन सा एलिमेंट्स है बताइए, 1 2 3। 1 का चिन्ह प्लस, 2 का चिन्ह माइनस, 3 का चिन्ह प्लस। अब बाकी के लिए चिन्ह काम नहीं करेगा, क्योंकि जिसको पकड़ते हैं उसके लिए बस ये चिन्ह काम करता है। तो चलिए हम R1 में 1 को पकड़े हैं, 1 को, 1 का चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस छुप गया। 1 में किसी से मल्टीप्लाई करना है, माइनर्स से ना, माइनर्स क्या होता है, तो रो एंड कॉलम को डिलीट करने पर जो जितने एलिमेंट्स बच जाते हैं उसी को माइनस बोलते हैं। तो 1 का माइनस क्या है, कि जिस रो में जिस कॉलम में डिलीट हो जाएगा ये माइनस। फिर 2 को पकड़ना है, 2 का चिन्ह माइनस, 2 का माइनस इस ये और ये डिलीट हो जाएगा, 4 7 6 9। फिर 3 का माइनस ये और ये डिलीट, ये बच जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, 9 5 45। अब यहाँ पर 2/2 का डिटर्मिनेंट्स आ गया है। कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए 45, इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए 48। फिर 2 इसमें मल्टीप्लाई करिए 36, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 42, प्लस 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 32, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 35। समझ में आ रहा है।
माइनस हो गया यहाँ पे, सॉरी। अब देखिए 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, सॉल्व किया जाए -3 + 12 -9, माइनस माइनस ऐड कर दिए तो -12 + 12, 12 में से 12 कटेगा कितना, 0। याद रखें जब कंटिन्यू अगर डेटा रहेगा, सीक्वेंस अगर रहेगा, अगर यह सीक्वेंस में है कहने का मतलब, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। देखिए कंटिन्यू है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/3 में बस काम करता है, 2/2 में काम नहीं करता है। तो 3/3 का अगर देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे भी रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। हम लोग कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो गया। ये सब जो अभी बता रहे हैं ना कि कंटिन्यू है तो 0 होगा, वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स 4.2 में। अभी आपको इतना समझ में आया कि इस 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को R1 से कैसे एक्सपेंड करेंगे। इसी तरह से आप R2 से भी कर सकते हैं। चलिए R2 से भी किया जाए, थोड़ा सा सीखिए, आपको थोड़ा जरूरी है 2-3 क्वेश्चन जानना। तो R1 से कर लिए ना, थोड़ा सा R2 से देखा जाए। चलिए R2 में कौन कौन है बताइए, 4 5 6, 4 का चिन्ह क्या है, माइनस। बताइए 4 का माइनस क्या होगा, फर्स्ट रो, ये वाला मतलब ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो कट जाएगा। मतलब 4 जिस कॉलम में जिस रो में डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 8 और 3 9। अब किसको पकड़ेंगे, 5 है ना बाबू, ये 5 का चिन्ह क्या है, प्लस 5। देखिए जिस रो में या जिस कॉलम में डिलीट हो जाएगा, 1 7 3 6, 1 7 3 9, सॉरी ना। अब 6 को पकड़ेंगे, 6 का चिन्ह क्या है, माइनस। 6 का बताइए, देखिए ये जिस इस कॉलम में है जिस रूम में है डिलीट हो जाएगा, 1 7 2 8। अब ऐसे ही हम लोग कट कर करके लिखेंगे ना, तो कट करके लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर प्लस माइनस सब एक ही में मिल जाएगा सब, इसलिए कट नहीं करें, मन में काटिए कि ये इस कॉलम को इस रो को डिलीट कर दिए। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे, -4 बताइए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 और 24, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 21 6 8 14। बताइए जल्दी से, -4 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 है ना, सॉरी 12, इसमें से घटाएंगे तो 6। चलिए सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 24 60, ये कितना हो जाएगा 36 है ना। ये इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 60 -60 कितना आ जाएगा, या 0। समझ में आ रहा है। तो बताइए इसका R2 से भी हम लोग एक्सपेंड कर दिए। इसी तरह से आप चाहे तो R3 से, C1 से, C2 से, C3 से सबसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी एक ही से करना है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है तो किसी एक से, 6 में से किसी एक प्रकार से, ठीक है ना। जब बोलेगा तो R1 जब जिससे बोलेगा उससे करेंगे, नहीं बोलेगा तो आपका मन किसी एक से करना है। चलिए अब इतना तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया जाए, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है क्या। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन, देख कितना आसान है यार, एक्सरसाइज 4.1। देखिए पहला कह रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 -4 और 1 -1, ठीक है क्या। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस लिखते हैं, इसमें करते हैं तो माइनस, मालूम है ना। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, ये तो माइनस लिखा जाएगा ना। हम डिटरमिनेंट का चिन्ह की बात कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लिखते हैं, पहले से माइनस है तो रहेगा ही, माइनस माइनस प्लस, 4 5 20 कितना आ जाएगा, या 18। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा में 2 क्वेश्चन है बाबू, एक है cos थीटा sin थीटा, मतलब 5 मिनट अगर बढ़िया से लिख दीजिएगा तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, इतना आसान है, छोटा एक्सरसाइज है। इसमें मल्टीप्लाई करिए, प्लस लिखते हैं ना cos² थीटा, इसमें करते हैं तो माइनस, पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस, cos² प्लस sin² मिलकर कितना हो जाएगा 1,
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर हो जाएगा 303, सॉरी कहाँ चले गए हम जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू, बताइए इसका वैल्यू फाइंड करिए कितना होगा। इसमें मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और फिर एक्स प्लस वन, इसमें कर दीजिए एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है क्या। अब बताइए इसको पकड़िए, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि ये क्लास 7th में पढ़ना था, ठीक है ना। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, सीख लीजिए कम से कम। एक्स स्क्वायर से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वन से सब मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स प्लस वन। देखिए एक्स स्क्वायर में एक का एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से एक में एक्स स्क्वायर, एक्स से दोनों में करिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस और माइनस एक्स, इससे कर दीजिए। ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए कुछ कट रहे तो कटा दीजिए, कुछ क्या बहुत सारा कटिए गया। एक्स क्यूब प्लस वन, ये सब मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, बताइए क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 112, ठीक है क्या। देखिए तीसरा और चौथा दोनों सेम टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। तीसरा में क्या हो रहा है कि इफ ए इक्वल 1422 देन सो डैट, हम लोग शो कर रहे करने के लिए डिटर्मिनेंट्स 2a इक्वल में 4 डिटर्मिनेंट्स a। देखिए तीसरा चौथा दोनों सेम है तो तीसरा बना दे रहे, अब चौथा बना सकते हैं। यह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, सोचिए मत, डरिए मत कि सर डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स कैसे दे दिया, कोई बात नहीं, मैट्रिक्स के थ्रू ही हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स है 2/2 का, तो ये डिटर्मिनेंट है बाबू, इतना इक्वल इतना प्रूफ करना है। तो पहले एक काम करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये मैट्रिक्स गायब हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का चिन्ह लिखा जाएगा। इसका वैल्यू फाइंड करें, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस लिखते हैं, इसमें करते हैं तो माइनस। ये वैल्यू फाइंड हो गया 2 माइनस 8, कितना हो गया यहाँ -6, कोई दिक्कत। अब ये डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आ गया। अब यहाँ के बाद आप क्या करिए, LHS ले लीजिए बाबू, ठीक है ना। यहाँ देख लेते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड हो गया, LHS ले लेते हैं, इतना इक्वल इतना प्रूफ करना है ना। अब रहा सवाल की क्यों, ये पहले क्यों फाइंड किए हैं सर, कैसे जान के यही फाइंड करना है, क्योंकि ये देखिए RHS में काम पड़ेगा कि नहीं डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू का, इसलिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम फाइंड कर ले यहाँ पर, ठीक है ना। LHS ले लीजिए 2a, ओके। अब बताइए 2, डिटर्मिनेंट्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं, घबराइए मत, इसका चिन्ह बढ़ा दीजिए। और यह a के स्थान पे यह मैट्रिक्स लिख दे, है ना, a लिख दीजिए 14422, ठीक है क्या। अब बताइए आपको मालूम है कि मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि मैट्रिक्स में किसी बाहरी नंबर से सम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स में। तो मल्टीप्लाई करिए, इस मैट्रिक्स में इस नंबर से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 2 8, सम में होगा मल्टीप्लाई ना, ध्यान रहे। अब सुनिए एक चीज, ये जो मैट्रिक्स का चिन्ह है ना, ये ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर गया, गायब हो गया, इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं मालूम है आपको, कितना आ गया जी -24। अब बताइए ये तो LHS था, RHS बताइए, RHS को भी सॉल्व करते हैं। हम लोग जो प्रूफ करते हैं क्वेश्चन, तो 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, एक LHS को बनाते हैं तो डायरेक्ट RHS आ जाता है, और जब नहीं आता है तो LHS RHS दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो RHS को भी सॉल्व कर दिया जाए। RHS कितना है भाई, 4 डिटर्मिनेंट्स, 4 डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू देखिए फाइंड किए कि नहीं हम लोग पहले से, -6, कितना आ जाएगा -24। बताइए दोनों का आंसर इक्वल आ गया कि नहीं, LHS और RHS लिख सकते हैं। सो LHS इक्वल में कितना RHS, ये हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है क्या। और देखिए 4 नंबर नहीं, 4 नंबर आपको हम दे रहे हैं बनाने के लिए, प्रूफ कर लीजिएगा। 5 नंबर में क्या करना है, 3/3 का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करना है। इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। चलिए देखते हैं बाबू, एक क्वेश्चन देख लिया जाए। फर्स्ट 303 -104
-5, यह देख लेते हैं -2, -1 और 0। ठीक है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है बाबू, एक हम बना दे रहे, बाकी आप बनाइएगा जैसे उधर बना रहे थे ना एक एग्जाम्पल वैसे ही। बताइए इसको कितने टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग? टोटल 6 टाइप से। R1 से कर सकते हैं एक्सपेंड, R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी, C1 से भी, C2 से भी, C3 से भी, आपको किसी एक से करना है। तो जल्दी से बताइए किस से किया जाए? तो हम कर रहे हैं फ्रॉम R1। चलिए ये R1 है, R1 से किया जाए। तो R1 में पहले 3 है, ये तो मालूम है ना, चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये चिन्ह काम करेगा कब? जिस एलिमेंट को पकड़ के एक्सपेंड करेंगे तब, बाकियों के लिए काम नहीं करता है। तो R1 में कौन कौन सा है? 3 माइनस -2, तो 3 को पकड़ना है, 3 का चिन्ह प्लस है, और 3 का माइनस क्या होगा? तो 3 इस रो में इस कॉलम में डिलीट हो जाएगा, ये बचेगा 0 -5 -1 और 0। अब बताइए R1 में अब कौन सा है? -1 है ना, इसका चिन्ह भी होता है माइनस, समझ में आ रहा है? इसका माइनस क्या होगा? तो ये और ये कट जाएगा, ये बचेगा 0 3 -1 0। समझ में आ रहा है? अब किसको पकड़े हैं? -2, इसका चिन्ह क्या होता है? प्लस, है ना। चलिए इसका माइनस बताइए, तो ये इस कॉलम में है और इस रो में है, डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा? 0 3 0 -5। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? जैसे आप 2/2 को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, 0 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस होता है तो -5 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस। देखिए -5 में -1 से मल्टीप्लाई करें तो +5 होगा, प्लस माइनस होता है कि नहीं? होता है। 0 माइनस ये है, माइनस पहले से भी होता है, तो +3 प्लस माइनस -2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसमें भी 0। 0 को हमेशा प्लस में लिखा जाता है, इसलिए हम 0 में 3 से मल्टीप्लाई माइनस नहीं लिखे ना, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसको बस मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करेंगे? 3 -5 है ना, 0 में से 5 कटेगा, फिर ये हो जाएगा कितना? 1 छुप गया है इसलिए 1 ना लिखें, चलिए लिख दिया जाए, +3। अब यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस है, माइनस रहता तो ब्रैकेट यूज कर देते। ये हो जाएगा 0, है ना। ये -15 + 3 -12, ठीक है ना। हम R1 से किए, मेरा मन, आपका मन, चॉइस आपके पास 6 है, 6 में से किसी एक टाइप से कर सकते हैं। चलिए बन जाएगा, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें का 4 नंबर, जो थोड़ा सा शॉर्टकट में हम आपको हिंट दे सकते हैं। एक चीज मानकर चलते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं और आपको एकदम सेम इसी तरह से क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसमें नहीं है, ठीक ना, तो एक काम करते हैं, अपने से ले लेते हैं। इसमें था, यही तो था, सॉरी ध्यान नहीं दिए, इसी में है बाबू। हम ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए इसको 6 टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं, चॉइस ऑफ यू है, लेकिन आप क्या लेकिन उसमें भी 6 में से आप देख लीजिए जिससे आप एक्सपेंड करेंगे, सॉरी आप उसमें भी यह देख लीजिए कि आपको किससे आसान लग रहा है। आसान तो सबसे है, जिस किससे जल्दी से आंसर आ जा रहा है, किससे जल्दी बन जा रहा है। तो देखिए हम R1 से बनाए तो इतना समय लगा ना, अगर हम R2 से बनाते ना तो तुरंत बन जाता। जानते हैं कैसे? क्योंकि आप बताइए R2 में 0 को पकड़ते तो 0 रखते ना, यहाँ पर तो 0 में ना होता, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसको पकड़ते तो 0 रखते तो 0 में ना हो जाता है। इसलिए आप जब भी 0 हो ना तो 0 वालों को डायरेक्ट 0 कर दीजिए। इसलिए आप जब R2 से कर रहे हैं तो 0 0 को मत पकड़िए, डायरेक्ट किसको पकड़िए? इसको। इसका चिन्ह क्या है? माइनस। बताइए इसको पकड़ेंगे तो ये क्या होगा? ये कॉलम में और ये रो में डिलीट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 3 3 -1 -5। देखिए सेम ही आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? -15 + 3। बताइए -12 आया कि नहीं? ठीक है, बताइए 0 को पकड़ते ना बाबू तो 0 लिखते है ना, इसका ये और ये डिलीट, तो -1 -5 -2 0। तो बताइए 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ना हो जाता है। इसलिए जब 0 हो ना बाबू तो उसको हटा दीजिए, उसको अब कैच करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ गया ये क्वेश्चन, तो आप मान लीजिए इस तरह इतना मेहनत करेंगे तो कुछ समय तो बच गया ना, कम से कम 20 सेकंड तो बचा ना, बहुत होता है। ठीक है, तो अब 5 बन गया। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर है आपके पास, कह रहा है कि इफ a = 1 2 3 सॉरी 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9, हम लोग से क्या कर रहे हैं?
फाइंड ए, आपको डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट्स ले लीजिए, 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। मतलब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कितने टाइप से, 6 टाइप से। किसी एक से किया जाए, एक्सपेंडिंग R1 से कर रहे हैं, चलिए C1 से कर देते हैं, C1 से कर देते हैं, ठीक है ना। आप इतना न लिखकर ये भी सब सिर्फ लिख सकते थे फ्रॉम C1। चलिए 1 को पकड़ा जाए, 1 को पकड़ेंगे तो 1 का ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 4 -3 -9, ठीक लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 को पकड़ते हैं, 2 का चिन्ह माइनस होता है, प्लस तो माइनस, -2 को पकड़ेंगे तो ये इस रो में है, ये डिलीट हो जाएगा, इस कॉलम में डिलीट हो जाएगा, 1 4 -2 -9। 5 को पकड़िए, 5 का चिन्ह प्लस होता है, इस रो में इस कॉलम में डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 1 -2 -3, ठीक है क्या। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 1 रहने दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, -9 +12, ठीक है क्या, -2 -9 +8 होगा ना। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस होता है, इसमें करते हैं सॉरी, इसमें करते हैं तो प्लस, इसमें करते हैं तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, है ना। इसमें कितना हो जाएगा -3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, माइनस पहले से भी होता है तो प्लस, 12 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा -1 5 -1 3 -2 -5, देखिए 5 -5 कितना आ गया 0। ओके, एक और चीज, ऐसा नहीं कि लगातार रहता है तभी 0 होता है, कभी भी 0 हो सकता है, लेकिन लगातार जब रहेगा कंटिन्यू फॉर्म में तो हमेशा 0 होगा, ये कहने का मतलब। ये मत सोचिएगा जैसा आप तो बोला है कि जब लगातार रहेगा तो अब 0 होगा, लगातार रहेगा तो 100% 0 होगा, अब जब नहीं रहेगा तो भी हो सकता है कभी 0 हो जाए, ऐसा नहीं। 7 नंबर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, एक चीज और समझ लीजिए, अभी आपको ये चीज बताया गया x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, आप बना सकते हैं इसको। आपको एग्जांपल में 5 क्वेश्चन के आसपास हम बनवाए हैं, चलिए बताइए जल्दी से। इसका x का वैल्यू फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करिए, इसका वैल्यू फाइंड करिए तो 2, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 24, ठीक है ना। इसको घटाएंगे तो -18, इसको इधर ला दीजिए तो +24, इधर 2x², ये घटाएंगे तो 6 हो जाएगा ना। बताइए x² 2 3 6, x² बराबर 3, और स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है क्या। अब चाहे तो इसको प्लस माइनस √3 लिख सकते हैं, चाहे नहीं, चाह कर भी लिखना ही पड़ेगा, नहीं चाह कर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x का जो वैल्यू है प्लस माइनस कोई भी चीज हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स के अंदर एनी रियल नंबर लिखा जा सकता है, इसलिए। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लिया जाए। 2 4 3 5 x 2x 3 और 5, चलिए जल्दी मल्टीप्लाई करिए, 5 दूना 10 4 3 12, इसमें कर दीजिए 5x, इसमें करेंगे तो 6x होगा ना, ठीक है क्या, सही लिखा है ना। बताइए ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -x, माइनस माइनस खत्म, x = 2, ठीक है क्या। आ रहा है 7वां का प्लस माइनस √3 और ये 2, ठीक है। 8वां ऑब्जेक्टिव है, 8 नंबर देख लिया जाए, x और 18, 2 और x इक्वल में 6 और 18, 2 और 6, चलिए सॉल्व कर दीजिए। x² -36, 36 माइनस में 36 खत्म, क्या बच जाएगा, यह x² -36 = 0, इसको उधर लेकर चले जाइए, बताइए कितना आ गया, यह x बराबर में +-6 होगा ना, 36 का स्क्वायर रूट, ऑप्शन कौन सा है, बी, ठीक है क्या।
अब मिलते हैं भाऊ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है ना, थोड़ा सा क्या करिए भाऊ, इसको ना जितने भी फ्रेंड है सबको शेयर करिए।